बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे जी MA1 की BPP की किट का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं जी। स्टार्ट करते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपके सामने डिस्प्लेड है, देखते हैं इसमें हमसे वो क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कॉस्ट यूनिट इन अ हॉस्पिटल। तो किसके बारे में पूछ रहा है? सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कॉस्ट यूनिट के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा कॉस्ट यूनिट नहीं है। इसका मतलब है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसी हैं जो कि कॉस्ट यूनिट होंगी और एक ऑप्शन ऐसी है जो कि कॉस्ट यूनिट नहीं होगी, और जो कॉस्ट यूनिट नहीं होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो कास्ट यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। हल्का सा रिवाइज करा दूं कि ऐसा यूनिट जिससे हम मेजर कर सकें अपनी कास्ट को। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लाइक अगर आप कोई पेट्रोल लेते हैं तो उसको किस में मेजर करते हैं? लीटर में। किसी चीज को आप केजी में मेजर करते हैं, किसी चीज को आप पीसीस में मेजर करते हैं, पेयर्स में मेजर करते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि कास्ट यूनिट होती हैं। तो हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट कौन सा आएगा? हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट देखते हैं जी। नंबर 1 पेशेंट नाइट। जी बिल्कुल, ये हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट होगा। तो हॉस्पिटल्स ने अगर ये मेजर करना हो कि हमारे पास कितने पेशेंट आए हैं, हमारी कॉस्ट क्या है पर पेशेंट पर नाइट, तो वो मेजर कर सकती है। सो ए तो कॉस्ट यूनिट होगा, लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं है। बी वार्ड बेड। जी वार्ड पर बेड, ये भी वो मेजर कर सकता है, ये भी कॉस्ट यूनिट बड़ा सूटेबल है हॉस्पिटल के लिए, ये भी हमारा आंसर नहीं। सी एक्सरे डिपार्टमेंट। यस दिस इज द राइट आंसर। चूंकि वो एक्सरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो एक्सरे डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल के लिए मेजरिंग यूनिट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हॉस्पिटल इस चीज से तो मेजर कर सकता है हमारे पेशेंट एक रात में कितने आए, हमारे वार्ड में कितने आए, और कैंटीन में कितनी मील्स खाई गई, ये भी मेजर कर सकता है। लेकिन एक्सरे डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट यूनिट नहीं हो सकता। सो ए, बी एंड डी और द रॉन्ग आंसर, while सी इज द राइट आंसर। Which of the following is the best description of a direct cost? तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती थी बच्चों? वो तमाम कॉस्ट जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, वो तमाम कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट के अंदर हमें डायरेक्टली नज़र आती हैं, बड़ी आसानी से हम उनको मेजर कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह। तो बेटा अभी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। टॉपिक में हमने ये चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर 1 ए कास्ट विच इज डायरेक्टली शेयर्ड बाय वन और मोर कॉस्ट सेंटर। नहीं भाई, कोई भी कास्ट अगर दो या दो से ज्यादा कॉस्ट सेंटर शेयर कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कैसे होगी? बेशुमार ऐसी कास्ट हो सकती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती हैं जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट आपस में डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं। ये डायरेक्टली के वर्ड से इधर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये डायरेक्टली का वर्ड का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा कॉस्ट सेंटर आपस में डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का वो हिंट नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं जी, ए कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ कॉस्ट यूनिट। यस दिस इज द राइट आंसर। ऐसी कॉस्ट जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकें किसी कॉस्ट यूनिट में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया है कि वो तमाम कॉस्ट जिसको मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूँ, पहचान सकता हूँ किसी कॉस्ट यूनिट में। लेट से मैं एक यूनिट चेयर का बनाता हूँ, तो चेयर का एक यूनिट क्या होएगा जी? पीसीस। तो एक पीस चेयर में मैं कितना मटेरियल लगाता हूं? अगर प्लास्टिक की चेयर है तो कितना प्लास्टिक लगाता हूं, उस पर कितना पेंट करता हूं, उसकी लेबर मैं कितनी देता हूं। तो वो तमाम चीजें हैं जो बड़ी आसानी से मैं एक चेयर में डायरेक्टली ट्रेसेबल कर सकता हूं। सो बी इज द राइट आंसर। सी एंड डी को भी देख लेते हैं। एक कास्ट दैट इज पेड फॉर इन कैश। नहीं भाई, कैश में हम बेशुमार चीजें पे कर सकते हैं, फैक्ट्री का रेंट भी पे कर सकते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड्स बेशुमार चीजें हम पे कर सकते हैं कैश में। इसकी कोई ऐसी कहानी नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट से रेलिवेंट। एंड डी ए कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द फैक्ट्री। तो बेशुमार कास्ट है बेटा जो फैक्ट्री इनकर करती है, इसका भी कोई इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is most likely to be treated as indirect cost? अब वो किसके बारे में पूछ रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और किस कंपनी की? एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लाइक टोयोटा, होंडा एटसेट्रा। इस तरह की कंपनी है
और उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना बार बार रिपीट करता चलूँ, आप बच्चों BMA 1 में हो, आपको ये सीखना पड़ेगा कि हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट जो है उसको लाजमी समझना है। तो देखते हैं जी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। गाड़ी बन रही है, कार बन रही है जी, टोयोटा बन रही है, लेट से जी टोयोटा सुपरा बन रही है। तो ये हमारे क्रिकेटर हैं एक शोएब मलिक, उनकी बड़ी फेवरेट है, तो हम इसको ज्यूम कर लेते हैं जी टोयोटा सुपरा बन रही है। तो ए शीट मेटल फॉर अ कार बॉडी, तो कार की बॉडी बनाने में जो भी मटेरियल, जो भी शीट यूज होगी मेटल की, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, हमें नजर आ रही है। कार का बोनट, कार की डिक्की, कार की बॉडी उस शीट से बनी होगी। ये तो आंसर नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, हमें फाइंड क्या करनी है, इनडायरेक्ट। अच्छा जी, बी ऑप्शन, बी में वो कहता है वेजेस फॉर प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स, जो लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में उनकी तनख्वाह, ये भी हम बड़ी डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। कार बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितनी वेजेस आई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन सी लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, जी दिस इज द राइट आंसर। जो वो कंपनी कार बना रही है उसमें जो हम मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसको मोल्ड करने के लिए उसकी डिफरेंट टाइप की मशीनरी यूज हो रही होगी, उस मशीनरी के अंदर जो ऑयल पड़ रहा है, उस मशीनरी को चलाने के लिए वो जो प्रोडक्शन प्लांट या डिफरेंट किस्म की मशीन्स यूज हो रही हैं उनको चलाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इस टोयोटा सुपरा में डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। सो दिस इज इन डायरेक्ट कॉस्ट। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है जी, फैब्रिक फॉर कार सीट्स, यस दिस इज आल्सो डायरेक्ट। एक कार की जितनी भी सीट्स हैं, 4 हैं, उन 4 सीट्स में जो भी फैब्रिक इस्तेमाल होता है वो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। सो बेसिकली लुब्रिकेंट फॉर द मशीनरी इज एक्चुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। सेम क्वेश्चन इज, दोबारा आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, लेकिन किसकी फाइंड करनी है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, लाइक HP की हम बात कर लेते हैं जी। इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। तो प्रोडक्शन लाइन वर्कर, प्रोडक्शन की वेजेस अभी डिस्कस किया है हमने, डायरेक्ट होती हैं। माइक्रोफोन्स, उस कंप्यूटर के ऊपर जितने माइक्रोफोन्स लग रहे हैं, हार्ड ड्राइव्स, हार्ड चीज़ है, हार्डवेयर है, आप उसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। प्लास्टिक हाउसिंग फॉर कंप्यूटर बॉडीज, कंप्यूटर की बॉडी का जो प्लास्टिक का कवर होता है ऊपर, या लाइक CPUs वगैरह का या लैपटॉप्स का, तो ये भी डायरेक्टली ट्रेसेबल है। तो भाईजान इसके बाद आंसर डी ही रहता है, पहली 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई एलिमिनेशन अप्रोच के अकॉर्डिंगली। हम क्वेश्चंस में सीखेंगे एलिमिनेशन अप्रोच भी हमने कैसे करनी है। बहरहाल अभी हम सीधा सीधा करें। देन फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस, यस उस फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है वो एक सुपरवाइजर बेटा कितने कंप्यूटर्स को, कितने कंपोनेंट्स को देख रहा है, क्या वो सिंगल सिंगल कंपोनेंट को देख रहा है, नहीं। तो हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली ट्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंप्यूटर की एक यूनिट के साथ डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। So factory supervisor wages is basically the indirect cost for a computer manufacturing company. Question number 3.5. Which of the following cost would be most likely to be illustrated by the diagram below? नीचे की दी गई डायग्राम है, इस कौन सी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले तो ये जी ओरिजिन पॉइंट है 0, इधर प्राइस क्या आएगी, $0। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाएंगे प्राइस बढ़ती जाएगी। तो लेट से जी इस पॉइंट पर $5 है, इस पॉइंट पर $10 है, और इस पॉइंट पर ऊपर जाते जाएंगे तो $15। हमने एक जम्पशन कर ली कि कितने डॉलर्स हमारी कॉस्ट होगी। अब वो पूछ रहा है किस पॉइंट के बारे में, ये वाले पॉइंट के जिधर हमने $10 एज्यूम की है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है इस साइड पर लेवल ऑफ एक्टिविटी उसने दिया होगा, ये जो ब्लू कलर वाला है लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन हमारी कितनी है, हम इसके भी 2 से 3 स्पॉट्स बना लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 पे लेट्स से हमारी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है, पॉइंट नंबर 2 पर हमारी प्रोडक्शन 150 यूनिट्स है, एंड पॉइंट नंबर 3 पर हमारी प्रोडक्शन 200 यूनिट्स है। तो भाइयों इस साइड पर लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट है, एंड इस साइड पर जो है वो क्या है जी, वो है हमारी कॉस्ट। तो वो पूछ रहा है इस पॉइंट के बारे में कि ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें कि ये वाले पॉइंट पे कॉस्ट हमेशा 10 ही रह रही है। आप 100 यूनिट्स बनाएं तब भी कॉस्ट आपकी इस पॉइंट पे 10 रहेगी, आप 150 बनाएं तब भी कॉस्ट 10 रहेगी, आप 200 यूनिट्स बनाएं तब भी कॉस्ट 10 रहेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रेट चलता चलेगा, कॉस्ट इधर $10 ही रहेगी।
सो ऐसी चीज जो तब्दील ना हो, जो चेंज ना हो, जिसमें किसी किस्म की भी चेंजेस ना आए, तो वो कौन सी कास्ट होती है? आंखें बंद करके जी, वो फिक्स कॉस्ट होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा। आप उस कंपनी में 100 यूनिट्स बनाओ, 150 बनाओ, 5000 बनाओ, या कोई यूनिट नहीं बनाओ, 0 यूनिट्स बनाने पे भी वो आपसे जितना रेंट, लेट से उसने 1.5 लाख रुपए डिसाइड किया हुआ है, तो वो आपसे इतना रेंट लाजमी लेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल मटेरियल कॉस्ट भी नहीं होगी जी, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरी करती है। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट जीरो आएगी। वेजेस का भी सेम सीन है, चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो वेजेस बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे टोटल वेजेस उतनी बढ़ती जाएगी, चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो वेजेस की कॉस्ट है वो नहीं आएगी। वाइल टेलीफोन एक्सपेंस लिमिटेड, एक सर्टेन अमाउंट तक वो फिक्स होता है, उसके बाद उसकी यूजेज पर डिपेंड करता है। फ्री रेंट जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे क्या पूछ रहा है? विच डिस्क्राइब्स बेस्ट फिट्स कॉस्ट कर्व शोन बिलो। अब जी ये कॉस्ट कर्व जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी, पिछले सवाल में हमने देखा था कि लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट इस साइड पे है, वो जितनी मर्जी बढ़ती जाए, ये वाली जो साइड थी ये कांस्टेंट थी, जबकि इस सवाल में कांस्टेंट नहीं है। इस सवाल में जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो कास्ट इस पॉइंट से रिड्यूस होकर नीचे की तरफ आती जा रही है। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कास्ट है ये चेंज हो रही है। ये कौन सी है? वेरिएबल है, वेरी करती है, तब्दीली आती है इसमें, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तब्दील होती है। तो नंबर ए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, नहीं जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती, ये हमारा आंसर नहीं होएगा। बी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये भी नहीं होएगी, ये भी कांस्टेंट होती है पर यूनिट में, ये दोनों कांस्टेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जी ये भी नहीं होएगी, ये भी पर यूनिट में कांस्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो वो चेंज होती है। तो हम लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, ये पर यूनिट में तो कांस्टेंट होती हैं, पर यूनिट में ये क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। वाइल टोटल में ये वेरी करती हैं, टोटल में ये वेरिएबल नेचर की होती हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल अपोजिट हैं, ये पर यूनिट में, ये पर यूनिट में वेरिएबल होती हैं और टोटल में कांस्टेंट होती हैं, टोटल में ये कांस्टेंट होंगी। तो इस सवाल में वो पर यूनिट का पूछ रहा है, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में क्या होती है? वेरिएबल। तो जो पिछला सवाल था उसके ये बिल्कुल अपोजिट था। आई एम होपफुल ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3.7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट की बेहतरीन डिस्क्रिप्शन क्या है? तो स्टेप फिक्स कॉस्ट बेटा क्या होती है? जो एक सर्टेन लेवल तक फिक्स होती है, उसके बाद इंक्रीज होएगी, फिर नेक्स्ट सर्टेन लेवल तक दोबारा फिक्स होएगी, यानी कि इसमें स्लैब्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक गिवन स्लैब या रेंज का कॉन्सेप्ट होता है। एक गिवन रेंज तक हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसकी कॉस्ट सेम रहती है। जब उस सर्टेन एक्टिविटी से हम इंक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट रेंज तक उसकी कॉस्ट सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 500 यूनिट्स तक अगर मैं अपनी आउटपुट करता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपया आए, और जैसे ही मैं 1 लाख से इंक्रीज करूं, जैसे ही मैं 500 यूनिट से इंक्रीज करूं, यानी कि दूसरी रेंज 501 आ गई, 501 से लेकर 1000 तक यूनिट्स बनाऊं तो फिर इस फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,20,000 तक हो जाए। फिर जैसे ही मैं 1000 यूनिट से इंक्रीज करूं, 1001 पर जाऊं, इससे अगली रेंज तक मेरी कॉस्ट दोबारा इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट विद बोथ फिक्स्ड एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट, नहीं भाई,
दोनों फिक्स्ड एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट वाली स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं होती, चूंकि इसमें वेरिएबल आ चुका है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट में नहीं होता। रेंज का या स्लैब्स का कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, ए कॉस्ट विच इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होता जाता है वो कॉस्ट भी बढ़ती जाए, तो बेटा इसका ग्राफ तो इस तरह होता है, ये भी वेरिएबल होएगी, ये नहीं आता इसमें आंसर। तो सी पॉइंट, ए कॉस्ट विच इज फिक्स नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। भाई फिक्स कॉस्ट की सीधी सीधी डेफिनेशन है, ये भी आंसर नहीं होएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज ए कॉस्ट विच इज फिक्स्ड फॉर ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक सर्टेन रेंज के लिए वो फिक्स है, देन इंक्रीज होती है। तो एक गिवन रेंज तक 1 से लेकर 500 तक अगर हम यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी कास्ट आएगी 1,00,000 रुपए। इस रेंज से जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, 501 यूनिट बनाई तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 से स्टेप बढ़ गया, उसका 20,000 से इंक्रीज हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.8, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम शोन बिलो। तो वो कह रहा है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस को तो ये वाली पिक्चर प्रेजेंट कर रही है, एक ऑप्शन को ये पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही। जिसको प्रेजेंट नहीं कर रही वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम देखते हैं जी क्या कहती है ये। तो अभी हमने देखा है कि ये जो स्ट्रेट कर्व होता है ये किसका था जी, ये फिक्स कॉस्ट का था। तो बेसिकली पिक्चर किसको प्रेजेंट कर रही है, फिक्स कॉस्ट को। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें फिक्स्ड होंगी, कौन सी नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये तो फिक्स होती है, अभी हमने सवाल किया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये भी फिक्स होती है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है ये फिक्स नहीं होती। तो हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में वेरी करती हैं, पर यूनिट में वेरिएबल होती हैं। तो भाई यही वो कह रहा है, तो इसको ये वाला कर्व प्रेजेंट नहीं कर रहा। एंड दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये भी कांस्टेंट होती है, तो इसको भी प्रेजेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है। वाइल ऑप्शन नंबर जो सी है ये वेरिएबल है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे पूछ रहा है जी, Which of the following costs would be most likely to illustrated by the diagram। तो भाईजान ये देखें, इस कास्ट से लेकर इधर तक का जो पोर्शन है ये है फिक्स, और इसके बाद वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, इस साइड को आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, कॉस्ट इस साइड को बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली देयर इज अ पोर्शन ऑफ फिक्स्ड जो कि इतना है, पहले तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, और उसके बाद प्लस ए पोर्शन ऑफ वेरिएबल जो कि ये वाला आपके पास आ रहा है। सो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिधर ये दोनों चीजें मौजूद हों तो उसको हम क्या कहते थे, जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि टेलीफोन कॉस्ट, जब भी हमें टेलीफोन का बिल आता है तो पाकिस्तान में भी लाइन रेंट एक सर्टेन अमाउंट तक फिक्स होता है। लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं जी 2500 ये आपका फिक्स होगा। इसके बाद जितना आप यूज करेंगे, जितनी कॉल्स करेंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे, उस हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी। तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज बेसिकली इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट एज वेल एज पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्री रेंट टोटल फिक्स होता है, इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए में ऊपर वाला पोर्शन नहीं होएगा। मटेरियल कॉस्ट ये डिपेंड करता है आपने कितना यूज किया, ये भी हमारा आंसर नहीं होएगा। एंड डी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज ये भी टोटल फिक्स होती हैं, तो ये इसमें वेरिएबल का पोर्शन नहीं होगा। सो जी सही इलेबोरेशन मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.10 से लेकर 3.12 का डाटा गिवन है, हम सीधा सीधा रिक्वायरमेंट पर आया करेंगे। हम देखेंगे कि 3.10 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो वो हमसे पूछता है जी प्राइम कास्ट। तो प्राइम कास्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर जो होती हैं ये क्या बनती हैं, प्राइम कॉस्ट। तो देख लेते हैं इस सवाल में कौन सा डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है। वो कहता है प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स रिक्वायर 3 kg ऑफ मटेरियल ए। मटेरियल ए जो है
उसके कितने यूनिट्स रिक्वायर हैं और उसकी कितनी प्राइस होगी, फिर उसका टोटल क्या बनेगा, हम इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट ए के मटेरियल ए के रिक्वायर्ड हैं जी 3 kg। कितने रिक्वायर हैं? 3 kg। और उसकी कॉस्ट भी आगे दी हुई है $6.2। तो अगर 3 को 6.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल बन जाएगा $18.6 का लगेगा उस पर मटेरियल ए। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि मटेरियल बी के कितने यूनिट्स लगते हैं और उसकी क्या प्राइस है। तो मटेरियल बी के वो कह रहा है 4 kg लगते हैं और मटेरियल बी के 4 kg की प्राइस जो है एक यूनिट की 5.6 है। तो एक जो kg है वो कितने का है? $5.6 का। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाइयों ये आ जाएगा $22.4 का मटेरियल बी। तो मटेरियल की कॉस्ट तो हम लगा चुके हैं। अब देख लेते हैं जी लेबर की कॉस्ट क्या है। तो लेबर के बारे में वो कह रहा है दी प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ दी लेबर। तो लेबर के कितने यूनिट लगते हैं? 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 घंटे की कीमत है $7.4 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा $14.8 की हमारी लेबर आ गई। अब मजीद देखते हैं इसमें कोई और जगलिंग तो नहीं दे रहा। तो कहता है दी प्रोडक्ट इज सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10। एक जो प्रोडक्ट है उसको पैकेट्स में सेल किया जाता है, यानी कि एक पैकेट में 10 चीजें शामिल होती हैं। एंड दी पैकेजिंग फॉर 10 यूनिट्स कॉस्ट $22, यानी कि पैकेजिंग भी मटेरियल ही होता है। तो जो पैकिंग है वो $22 की लगती है, $22 की लगती है 10 यूनिट्स के ऊपर। तो 22 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 कर लेंगे तो ये हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी पैकिंग की, जो कि $2.2 हुई। तो ये तमाम जो है ये हमारी जब हम इनको टोटल करेंगे तो $58 जो है वो बनेगा हमारा प्राइम कास्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इसमें मैं थोड़ा सा बच्चों आपको बता दूं, जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं कॉस्ट, ये जो 18.6 है, जो 22.4 है एंड 2.2 ये मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि आगे लिखा है जी मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड जो 22 से डिवाइड कर हमने 2 निकाली है ये है पैकिंग की कॉस्ट। वाइल जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं ये है जी लेबर की कॉस्ट। इन सब का हम टोटल करेंगे तो 58 हमारी प्राइम कास्ट हो जाएगी। तमाम डायरेक्ट मटेरियल, तमाम डायरेक्ट लेबर को ऐड करके हमने प्राइम कास्ट ले ली जी। क्वेश्चन नंबर 3.11 में वो आपसे प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है कि ऊपर गिवन सिनेरियो में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में चीजें शामिल होती हैं जी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी आगे वेरिएबल एंड फिक्स हो सकते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। जब हम तीन चीजों को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के। तो बेटा इस चीज में दो चीजें तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पिछले सवाल में, जो कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर है। तो अगर इसी फार्मूला को मैं आसान तौर पर लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बेटा प्राइम कास्ट तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं पिछले सवाल में, जो कि मेरी आई थी $58। $58 मेरी क्या आई थी? प्राइम कॉस्ट। अब इसके अलावा मैं देख लेता हूं कि कौन से प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये मुझे फाइंड करना है इस सवाल में। ये वाला पोर्शन मैं पिछले सवाल में फाइंड करके आ गया हूं, जो कि $58 थी। तो अभी देख लेते हैं, वो कहता है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और 60,000। प्रोडक्शन कॉस्ट उसने बताई हुई है, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है जी? 60,000। अब ये 60,000 पर एनम एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट 24,000 है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, सेल्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट प्रोडक्शन का साथ कोई तल्लुक नहीं होता। दी कंपनी मेक्स 50,000 यूनिट्स, 15,000 की कंपनी यूनिट्स बनाती है। 15,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपकी कास्ट आई है वो $60,000 आई है। तो अगर हम 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कर लेंगे तो आपको पर यूनिट $4 का जो है वो आंसर मिल जाएगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। तो बेटा इस 58 को, इस 4 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा $62। तो ये जो $62 है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3.11। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3.12 पे आते हैं। 3.12 में वो आपसे पूछ रहा है
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसमें वो ये नहीं पूछ रहा कि प्राइम क्या है, फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है। जितनी भी टोटल कॉस्ट आई है सारी एक प्रोडक्ट की क्या है, तमाम हर किस्म की सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तमाम कॉस्ट आ जाएंगी। तो हम इसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। पहले हमने प्राइम कॉस्ट फाइंड की क्वेश्चन नंबर 3.10 में, जो कि हमारी $58 आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3.11 में हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाले, जो कि हमारे $4 के आए थे। तो ये तो हमारा टोटल कॉस्ट का पार्ट दोनों होंगे। इसके अलावा ये 24,000 का जो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन का एक्सपेंस था, तो बेटा ये हमने अभी नहीं लिया था। तो सेलिंग कॉस्ट वगैरह, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या थी, 24,000 टोटल डॉलर से, जो कि 15,000 यूनिट को बनाने पे आते थे। तो अगर हम इनको डिवाइड करें 24,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट, तो ये हमारे $1.6 आएंगे। तो अगर हम इन तीनों को टोटल कर लेंगे तो $63.6 मेरी जो है वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 3.13 which of the following cost are not be included as part of prime cost। दी गई चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती हैं, एक ऑप्शन प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। जो नहीं होती वो मेरा सही आंसर होएगा। तो देखते हैं 3.13 में, वन बाय वन। हायर चार्ज फॉर स्पेशलाइज्ड मशीन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट। जी ये पार्ट होती है। अगर स्पेशलाइज्ड मशीन, किसी किस्म का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, टूल रिक्वायर्ड हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होएगा। बी, रेंट एंड रेट्स फॉर अ फैक्ट्री। जी रेंट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ये ओवरहेड्स का पार्ट होता है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नहीं आते। सी, यही बी हमारा राइट आंसर है जी। बी जो है ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। मटेरियल कॉस्ट ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3.14 में वो पूछ रहा है कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि शामिल नहीं होती मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम का हिस्सा, दी गई चार ऑप्शन में से। तो अगर कोई कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करे तो पर यूनिट की जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन में, तो प्रोडक्ट की पर यूनिट का पार्ट बनती हैं प्रोडक्शन की तमाम वेरिएबल कॉस्ट। ये बात आपने याद रखनी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रीट करती है। इन तीन चीजों को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाती है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जी ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ये देखें जी ऑप्शन नंबर ए इधर आ गई, ऑप्शन नंबर बी इधर आ गई, ये भी पार्ट होती है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये इधर आ गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम अपना हिस्सा नहीं बनाती। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी आज के लेक्चर का तीसरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया है दो पोर्शंस में। तो पहला पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन 3.15 हम देखते हैं। Which of the following statements relating to absorption and marginal costing system are true। तो बेटा मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, हमने आगे डिस्कशन की है कि ये दोनों कॉस्ट प्रोडक्ट की पर यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए देखी जाती हैं। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को अपना हिस्सा बनाती हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को अपना हिस्सा बनाती हैं, वाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो है ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को अपना हिस्सा बनाती है। तो बेटा जो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम होता है इसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तीन चीजें आती हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा। वाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर, नंबर 3 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नंबर 4 फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनको मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम अपना हिस्सा नहीं बनाती, ये इधर एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है।
बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। डिटेल्ड हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि सच्ची स्टेटमेंट कौन सी है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो कह रहा है कि एज इन्वेंट्री लेवल राइजेस मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर देन दी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। बिल्कुल गलत है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में अगर इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज हो रहा हो तो देन प्रॉफिट हाई होते हैं। अगर इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहा हो तो प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में बिल्कुल सही कह रहा है। जो फिक्स कॉस्ट है यानी कि एफपीओएच जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम उनको पीरियड कॉस्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे। और भाई ये वाले जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे इसको मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रही, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एफपीओएच को मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम पीरियड कॉस्ट का पार्ट बनाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाती। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी पहली स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 2 को सही कहा गया है और स्टेटमेंट नंबर 1 को गलत कहा गया है। तो बेटा आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। 0303686495 इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। किसी भी तरह की आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो MA1 में आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। जो दोस्त पाकिस्तान से बाहर से हैं वो 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, ये लाजमी लगा लें इस नंबर से पहले। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफिज़।